आज हम आपको बताएंगे शुक्र नीति में राष्ट्र का प्रशासन एवं कार्मिक व्यवस्था के बारे में कि शुक्राचार्य जी ने अपनी शुक्र नीति में राष्ट्र के प्रशासन के बारे में और कार्मिक व्यवस्था के बारे में अपने विचारों का वर्णन किस प्रकार से किया है। तो शुक्र ने दो प्रकार के प्रशासन का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं वो? एक है केंद्रीय प्रशासन और दूसरा है स्थानीय प्रशासन। यानी शुक्राचार्य के द्वारा अपने राज्य में दो प्रकार के प्रशासनों का उल्लेख किया गया है। पहला है उसमें केंद्रीय प्रशासन और दूसरा है स्थानीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में उन्होंने राजभृत्यों के महत्व को बताते हुए शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह राज्य की उन्नति के लिए ज्ञानवान और गुणी सहायकों की नियुक्ति करे। यानी कि केंद्र के अंदर अपने राज्य की उन्नति कैसे की जाए, इसके लिए शुक्र राजा को ये सलाह देते हैं कि उसे अपने राज्य की उन्नति के लिए बहुत ही विवेकशील, बुद्धिमान, गुणवान सहयोगियों की नियुक्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से शुक्र ने 7 प्रकार के सेवकों का उल्लेख किया है। यानी जो उसके सेवक होंगे, जो उसके सलाहकार होंगे, उनको उसने 7 भागों में विभाजित किया है और सभी वर्ग के अधिकारियों, सहायकों और सेवकों की नियुक्ति से संबंधित उनकी योग्यता पर भी प्रकाश डाला है कि जो कौन व्यक्ति किस तरह से नियुक्त होगा, उसकी क्या योग्यता होगी, उसका क्या नाम होगा। तो उन्होंने इस तरह से उसके बारे में बताया है। तो शुक्र ने इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन के संगठन का भी उल्लेख किया है कि स्थानीय प्रशासन में संगठन कैसा होना चाहिए, और उसमें उन्होंने 6 अधिकारियों के नाम बताए हैं। काय में स्थानीय प्रशासन में उन्होंने 6 अधिकारियों के नाम बताए हैं। जैसे पहला है सहसाधिपति, ग्राम नेता, भागहार, लेखक, शुल्क ग्राहक और प्रतिहारी। ये 6 नाम हैं जो उसने बताए हैं कि किसी भी स्थानीय प्रशासन में ये अधिकारियों का होना आवश्यक होता है। अब शुक्र कहते हैं कि शासकीय अधिकारियों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, क्योंकि कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक हो जाता है कि कोई भी राजा अपने अधिकारियों पर कड़ी नज़र रखे, उन पर नियंत्रण रखे। क्यों नियंत्रण रखे? जिससे कि वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करने लगे, जिससे कि वो तानाशाह न बन जाए, जिससे कि वो मनमानी न करने लगे। तो इसलिए शुक्र नीति में उन्होंने कहा है कि यदि 100 प्रजाजन किसी अधिकारी के विरुद्ध आवेदन पत्र दे दें, यानी जो किसी भी राजा की प्रजा है और उसमें अगर 100 लोग किसी भी अधिकारी के विरुद्ध, जो ऊपर अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, आवेदन पत्र दे दें कि ये अधिकारी सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे अधिकारी को राजा के द्वारा उसे पद से हटा देना चाहिए। शुक्र ये भी परामर्श देते हैं राजा को कि राजा अन्याय करने वाले अधिकारियों से उनकी शक्तियां छीन ले। बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो अन्याय करते हैं, जनता पर अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों से राजा को उनकी शक्ति छीन लेनी चाहिए। इसके अलावा अपने अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए यह भी आवश्यक है कि राजा को किसी एक व्यक्ति को एक पद पर बहुत समय तक नहीं रखना चाहिए। यानी जो उसे पद दिया गया है वो लंबे समय तक उसके पास ना रहे। समय समय पर अधिकारियों को उनके पदों में परिवर्तित करते रहना चाहिए, उनको विभागों में परिवर्तित करते रहना चाहिए, और किसी व्यक्ति की पद पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर ही करनी चाहिए। वो जिस योग्य है उसी योग्यता के आधार पर। अगर हमने मान लीजिए कोई व्यक्ति विवेकशील नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, और हमने उसको प्रशासन का कार्य दे दिया तो वो कार्य नहीं कर सकता है। आज भी अगर हम देखें तो हमारे देश में जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं या जो हमारे
प्रधानमंत्री होते हैं, वो जो विभागों का इतने सारे विभाग होते हैं, चाहे रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग है, पर्यटन विभाग है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऐसे नेता को शिक्षा विभाग सौंप दें जो कभी स्कूल नहीं गया, जो कॉलेज नहीं गया, तो वो उनसे संबंधित उनकी बारीकियों को नहीं समझ सकता, उनकी समस्याओं को नहीं समझ सकता, उसके पाठ्यक्रम को नहीं समझ सकता। तो इसलिए ये इतना समय पहले शुक्र नीति में ही शुक्राचार्य ने कह दिया था कि जिस व्यक्ति को जो भी पद दिया जाए उस पद के योग्य वह व्यक्ति होना चाहिए। इसके बाद में आता है प्रशासनिक संगठन। तो शुक्र नीति में प्रशासन के 20 विभागों का उल्लेख किया गया है। बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल, गज, अश्व, स्वर्ण, रजत विभाग। अब पहले आज जैसे विभाग नहीं हुआ करते थे, पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। जैसे तो उसमें गज यानी हाथियों की, अश्व घोड़ों का, स्वर्ण सोने चांदी का, रजत, ये इस तरह के विभाग बांटा करते थे कि वो उनको देखें। इन विभागों के अध्यक्ष पद को सामान्य रूप से कर्म सचिव कहा है। क्यों कहा है? और इसके साथ ही अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्षपति या अधिपति की संख्या का प्रयोग भी किया है। यानी शुक्र नीति में जो प्रशासनिक संगठन है उसके बहुत सारे स्तर हैं। तो केंद्रीय स्तर पर तो संगठित विभागों के अतिरिक्त शुक्र ने स्थानीय, ग्रामीण, नगरीय प्रशासन की संगठनात्मक संरचना पर प्रकाश डाला है। तो शुक्र का ये कहना है कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर में सहस्राध्यक्ष क्या होता है? पुलिस अध्यक्ष के समक्ष पद, यानी जो जैसे पुलिस अधीक्षक होता है, जो साहसी होता है, जो वीर होता है, जो ताकतवर होता है, जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, किसी भी आतंक का मुकाबला कर सकता है, उसको हम कहते हैं सहस्राध्यक्ष। इसी के साथ आता है ग्राम का अध्यक्ष, भागहार, यानी जो प्रजा से कर वसूलने के लिए कर वसूलने की ताकत रखता है, कर वसूलने का जो कार्य करता है। तो इस तरह से ऐसे लोगों को की नियुक्ति की जानी चाहिए। यानी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में एक सहस्राध्यक्ष यानी जो पुलिस अधीक्षक के समकक्ष पद होता है। दूसरा गांव का अध्यक्ष, भागहार यानी जो प्रजा से कर वसूलने का कार्य करता है। इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रशासन के जितने भी स्तर हैं उन सभी स्तरों पर जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनके व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताओं का शुक्र नीति में विस्तार से उल्लेख किया गया है। यानी कि जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यता क्या है, उस पर वो बहुत ही विस्तार से अपनी बात को कहते हैं। अब आता है प्रशासन की कार्यालय पद्धति। कार्यालय में कौन होते हैं? कार्य करने वाले। तो शुक्र ने प्रशासन की कार्यालय पद्धति में लिखित आदेश को अत्यधिक महत्व दिया है। यानी शुक्र ये कहते हैं कि कोई भी अधिकारी या सहायकों के बिना लिखित राजाज्ञा के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी अधिकारी है या कोई भी सहायक है, जब तक राजा लिखित में कोई भी आदेश नहीं दे उसको वो कार्य नहीं करना चाहिए। और जो लिखित आदेश दे उस पर राजमुद्रा और राजा के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। तभी जो है राजा को, तभी उन कर्मचारियों को उस कार्य को करना नहीं होता। तो जो वास्तव में राजा होता है वो इस कार्य को करता है। तो शुक्र ने ये भी कहा है कि जो राजा का लिखित आदेश होता है उसको एक फाइल में रख करके सुरक्षित तरीके से उसका एक फाइल बनानी चाहिए, उसको अच्छे तरीके से रखना चाहिए। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं शुक्र कि प्रशासन में दैनिक, मासिक, वार्षिक और बहुवर्षीय रिपोर्ट तैयार करनी आवश्यक है। यानी
प्रतिदिन जो भी कार्य हो रहा है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन किए जाते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मासिक होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो वार्षिक रूप में, यानी उनकी रिपोर्ट दैनिक रूप में, मासिक रूप में, वार्षिक रूप में उनकी रिपोर्ट तैयार करने पर भी शुक्र बल देते हैं। और इसलिए प्रशासन के कुशल संचालन के लिए शुक्र जो है वो सूचनाओं की प्रतिदिन प्राप्ति पर जोर देते हैं कि जो भी सूचनाएं हैं हर दिन वो सूचनाएं राजा को मिलती रहनी चाहिए। अगर राजा, वो ये भी कहते हैं कि राजा, अगर कोई व्यक्ति 100 कोस दूर है तो 100 कोस दूर तक के प्रदेशों की सूचनाएं राजा को हर दिन मिलनी आवश्यक हैं। और इसलिए शुक्र ने राजकीय कार्यालयों की सुरक्षा के लिए पहरेदारों और रक्षकों की व्यवस्था को भी स्वीकार किया है, क्योंकि जब तक राजकीय कार्यालय में पहरेदार नहीं होंगे, उसकी रक्षा करने वाले नहीं होंगे, जब तक हम उनके कार्यालयों को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो इसलिए किसी भी कार्यालय को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पहरेदारों और रक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आता है प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था। प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था क्या है? कार्मिक व्यवस्था के विवेचन की दृष्टि से शुक्र नीति को बहुत ही विलक्षण ग्रंथ माना जा सकता है, क्योंकि कार्मिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का जैसे सटीक, व्यवस्थित व पूर्ण चित्रण इसमें उपलब्ध है। जैसा रूप हमें शुक्र नीति में देखने को मिलता है वैसा हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो कार्मिक व्यवस्था का बड़ा ही सटीक चित्रण शुक्र नीति में किया गया है। अब इसमें वो कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता। तो शुक्र कहते हैं कि समस्त राज्य कर्मचारियों के से आचरण के सामान्य नियमों के पालन की अपेक्षा की गई है। यानी जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उन नियमों का पालन उन राज्य कर्मचारियों के द्वारा किया जाना चाहिए। और इन नियमों या आचार संहिता का पालन करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उनको ग्रंथ में श्रेष्ठ कार्मिक बताया गया है। यानी जो आचार संहिता का पालन, जो राजाज्ञा का पालन करते हैं उनको श्रेष्ठ कर्मचारी शुक्र नीति में बताया गया है। तो शुक्र के अनुसार भृत्य को स्वामी के प्रति, यानी जो कार्य करने वाला है उसको अपने स्वामी के प्रति या राजा के प्रति अपना सेवा भाव पूरी तरह से समर्पण भाव से करना चाहिए और उसे शिष्यतापूर्वक राजा को सत्कार्य की प्रेरणा देनी चाहिए। यानी अगर उसे लगता है कि राजा ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसको बड़े शिष्यता से, बड़े ही पोलाइटली उसको राजा को अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा देनी चाहिए, लेकिन कभी भी राजा की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, यानी उसकी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। तो कर्मचारियों को कभी भी प्रजा से भी झूठे वादे नहीं करने चाहिए कि प्रजा से कहते हैं कि हम तुम्हारा ये काम करा देंगे। जैसे रिश्वत लेना, जुआ खेलना, क्रोध, दुश्चरित्रता, ये सब चीज़ें किसी भी कर्मचारी के गुणों में नहीं, अवगुणों में नहीं होना चाहिए। कोई भी कर्मचारी अगर इन अवगुणों से युक्त होता है तो वो ऐसे अवगुणों वाला कर्मचारी निकृष्ट माना जाता है। इसके बाद आता है इन कर्मचारियों को वेतनमान, उनकी वेतन वृद्धि कैसे होती है। तो वेतन भुगतान के सिद्धांत में कार्य और काल दोनों को ही आधार माना गया है। यानी एक निश्चित काल में किए गए कार्य की मात्रा को देख करके भत्ता दिया जाता है। तो शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वो किसी भी कर्मचारी के वेतन में किसी भी तरह की कोई भी कटौती न करें और सदा नियत समय पर ही वेतन दें। ऐसा नहीं है कि 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और वो कर्मचारी परेशान है, उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। तो कर्मचारियों को हमेशा समय पर वेतन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा शुक्र नीति में यह भी स्पष्ट दिया है कि जो कर्मी हैं, जो कार्य करने वाले हैं, उनका वेतन न्यूनतम होना चाहिए और इतना न्यूनतम हो उस पर आश्रित व्यक्तियों का सरलता से भरण पोषण कर सके। यानी जो भी कर्मचारी है उसके परिवार में जितने लोग हैं तो कम से कम उतना वेतन तो उसको जरूर मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने परिवारीजनों का आसानी से भरण पोषण कर सके। तो वेतन मानों को श्रेष्ठ, मध्यम, सम और हीन
ये 4 भागों में विभाजित किया गया। श्रेष्ठ यानी जो उच्च, मध्यम जो बीच के हैं, सम जो बराबर है, हीन यानी जो निम्न श्रेणी में आते हैं। तो शुक्र ने राजा को चेतावनी दी है कि बहुत कम, सबसे कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी शासन से असंतुष्ट हो जाते हैं और वो राजकीय कार्यों में रुचि नहीं लेते। तो उसकी योग्यता जैसे जैसे बढ़ती जाए उस कर्मचारी की, वैसे वैसे उसके वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कर्मचारी, उसको वेतन कम मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी योग्यता बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे उसके काम बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे उसके वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि इससे अंत में स्वयं राजा का ही हित होता है। जब वो वृद्धि करेगा तो वो कर्मचारी उसके हित में कार्य करते रहेंगे और उसके कार्य को छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसके बाद में आता है सेवा अवधि, पदोन्नति और पद अवनति। सेवा अवधि होता है सेवा की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य स्थिति में शुक्र नीति में शुक्र कहते हैं कि एक कर्मचारी की सेवा अवधि 40 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कोई भी कर्मचारी 40 वर्ष तक राजा की सेवा कर सकता है और इन 40 सालों में जो कर्मचारी होता है उसकी समय समय पर परीक्षा भी लेते रहना चाहिए कि वो अपने कर्म से, अपने जो कर्तव्य से भटक तो नहीं गया है, या उसमें कोई दुर्गुण तो नहीं आ गए हैं, अवगुण तो पैदा नहीं हो गए हैं, और अगर उसमें अवगुण उत्पन्न हो जाएं तो ऐसे कर्मचारी को पद से मुक्त कर देना चाहिए। इसके अलावा शुक्र नीति में कर्मचारियों की समय समय पर पदोन्नति के बारे में भी कहा गया है। यानी शुक्र कहते हैं कि अगर कोई कर्मी अपने अनुभव के आधार पर अपने पद से श्रेष्ठ हो जाए, यानी जो भी उसको पद दिया गया है और वो अपने अनुभव के आधार पर उससे भी अच्छा कार्य करता है, तो उसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे व्यक्ति को जो जिस पद पर रखा गया है उससे अच्छा कार्य करता है तो उस कर्मचारी को उससे श्रेष्ठ पद पर नियुक्त करे। इसके विपरीत अगर कोई प्रधान सेवक आलसी हो जाता है, यानी एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अपने अनुभव के आधार पर अच्छा कार्य करता है, तो उसको श्रेष्ठ पद पर नियुक्त करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसा कर्मचारी है जो आलसी हो जाता है और वो प्रधान सेवक है, प्रधान कार्य करने वाला है और अपने दायित्वों की उपेक्षा करता है, अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं करता है, अपने कार्यों में उदासीनता दिखाता है, तो उसे प्रधान सेवक से हटा देना चाहिए और साधारण सेवक बना लेना चाहिए, क्योंकि नौकरी से तो हटा नहीं सकते, तो उसको साधारण सेवक बना लेना चाहिए। इसके बाद में आता है शुक्र ने के द्वारा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। यानी शुक्र जो कर्मचारी होते हैं, तो शुक्र नीति में शुक्र ने उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का प्रशिक्षण लेना चाहता है तो उसके लिए उसको प्रशिक्षण भी दिया जाए। इसके बाद में उसने पेंशन, क्षतिपूर्ति, भविष्य निधि, बोनस की व्यवस्था भी दी है। यानी अपने राज्यकाल के पूरे 40 वर्ष पूरा करने के उपरांत जब कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो पेंशन के रूप में उसे आजीवन कुछ पैसे दिए जाने चाहिए। इसके अलावा केवल पेंशन ही नहीं, पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था शुक्र नीति में शुक्र के द्वारा की गई है। राज कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की योजना को भी स्वीकार किया है। अब देखिए, जो भविष्य निधि आज राज कर्मचारियों को या सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, वो भविष्य निधि उस समय में शुक्र निधि में शुक्र ने तैयार की थी। तो राजा को कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि का 1/6 या 1/4 भाग काट करके अपने यहाँ जमा कर लेना चाहिए, और 2 या 3 वर्ष बाद जब वो राशि बढ़ जाए तो उस जमा राशि का आधा भाग या पूरा भाग उस कर्मी को दे देना चाहिए। तो इस तरह से शुक्र ने अपनी शुक्र नीति में कर्मचारियों के भविष्य निधि की योजना के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया है। इसके बाद आता है विश्राम एवं अवकाश के नियम। तो अब जो है शुक्र नीति में शुक्र ने विश्राम यानी आराम का समय
और अवकाश छुट्टी कैसे दी जाए इसके बारे में भी बताया है। तो वो कहते हैं कि नियमित काम करने वाले जो कर्मी होते हैं, जो डेली काम करने वाले होते हैं, उनको राज्य के कार्यों में 12 घंटे का समय दिया गया है। यानी वो 24 घंटे में 12 घंटे राज्य के कार्यों को करेंगे और कर्मचारियों को इस अंतराल पे तथा विशिष्ट परिस्थितियों में कार्य से अवकाश प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। यानी अगर कोई भी उत्सव आदि होता है तो वो उस उत्सव आदि के दिन उस कर्मचारी से कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। यदि ज़्यादा आवश्यक कार्य होता है, जरूरी है, तो उत्सव वाले दिन भी उसे कार्य कराने की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर कोई श्राद्ध होता है तो श्राद्ध के दिन किसी भी प्रकार के कार्य का निषेध किया गया है। तो शुक्र ये कहते हैं कि कर्मचारियों को प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है तो उसको सवेतन यानी वेतन सहित या अर्धवेतन, आधा वेतन मिले, इस तरह की अवकाश की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 1 साल में 15 दिन के लिए उसको वेतन सहित अवकाश के साथ स्वास्थ्य अवकाश की भी व्यवस्था की गई है। यानी अगर उसे कोई काम आ जाता है तो वो 15 दिन के लिए अवकाश जाता है, और अगर वो बीमार पड़ जाता है तो भी उसको उसके लिए बीमारी को ठीक करने के लिए, उसको आराम देने के लिए स्वास्थ्य अवकाश की व्यवस्था की गई है। किंतु जब कोई योग्य व्यक्ति बीमार हो जाए, यानी अगर कोई ऐसा योग्य कर्मचारी है जो बीमार हो जाता है, जो बहुत ही मुख्य कर्मचारी होता है, तो उसकी बीमारी के अवधि की उपेक्षा करके उसे, मतलब उसकी बीमारी पर ज़्यादा वो नहीं, फिर भी उसको आधा वेतन अवश्य देना चाहिए। मतलब उसकी बीमारी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा। यानी उसकी बीमारी, ये नहीं सोचा कि बीमार है तो हम उसे कुछ न दें, ऐसा नहीं है। उसकी बीमारी की उपेक्षा करके उसको आधा वेतन जरूर दें, जिससे कि वो अपनी बीमारी को दूर कर सके और उसका इलाज करा सके। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि शुक्र नीति प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें शुक्राचार्य के द्वारा कार्मिक व्यवस्था का इस तरह से विस्तृत और व्यापक विवरण दिया गया है, जो राज्य के कर्मचारियों के हितों पर भी आधारित है और जो राजा के हितों पर भी आधारित है।